Good morning students, I am Sonia Saini, your SS teacher. Today we will study our first chapter in civics and the chapter name is on equality. तो ये जो वर्ड है इक्वालिटी, इससे आप क्या समझते हैं? इक्वालिटी मीन्स सभी को इक्वल ट्रीट करना, सभी को समान अधिकार देना, किसी को भी उसकी कास्ट, कलर, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना करना। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें कुछ राइट प्रोवाइड करवाए हैं जिससे हम हमारे इंडिया में सभी सिटीज़न को इक्वली ट्रीट करें और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये जो हमारा चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सी स्टोरीज़ देखने को मिलेंगी जिससे जो हमारा कॉन्सेप्ट है ऑन इक्वालिटी के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इक्वल राइट टू वोट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो सभी इंडियंस हैं सभी को इक्वल राइट मिले हुए हैं वोटिंग के, और जो ये वोटिंग राइट है ये किसके लिए है? जो ऑल अडल्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम अडल्ट्स की बात कर रहे हैं जिनकी एज 18 ईयर्स है या फिर इससे ऊपर है, उन सभी को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वोटिंग देने के इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सभी को वोट देने के इक्वल राइट्स हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको इक्वल कर दिया, सभी को इक्वल वोटिंग राइट दे दिए, तो फिर भी हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आज भी हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में जो इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करती है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे वो इश्यूज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके बेसिस पे आज भी हमारी कंट्री में इनइक्वालिटीज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हम हमारे चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स किसी भी व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी भी पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो डिग्निटी है उसको हम कैसे समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रोविजंस प्रोवाइडेड किए हैं, कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं। तो उन प्रोविजंस को हम हमारे इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हम हमारे चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो रहेगा इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन द अदर डेमोक्रेसीज। मीन्स जैसे हमारी कंट्री में इक्वालिटी को लेके जो इश्यूज़ अराइज होते हैं, क्या दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी ऐसे ही इश्यूज़ अराइज होते हैं? अगर होते हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? तो ये सब चीज़ें हम हमारे इस लास्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि किसी कंट्री में कैसे वोटिंग प्रोसेस होगी, कैसे कोई गवर्नमेंट बनेगी। तो जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर जितने भी अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स मीन्स जिस पर्सन की एज 18 ईयर्स है या जिसकी एज इससे ऊपर है, उन्हें वोटिंग देने के इक्वल राइट्स हैं। उन सबको वोट देने के समान अधिकार हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट मीन्स किसी भी कोई भी जात हो उसकी, चाहे वो व्यक्ति रिच हो या पुअर हो। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम सबको इक्वल करता है और सभी को इक्वली वोटिंग राइट दिए हुए हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है वोटिंग राइट देने का और सभी को इक्वली राइट है, इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। जैसे फर्स्ट टॉपिक में हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको इक्वल कर दिया है कुछ वोटिंग राइट्स देकर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो हम सब इक्वल हैं, लेकिन क्या ये जो इक्वालिटी है
ये रियल में एग्जिस्ट करती है? तो कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनमें आज भी हमारी सोसाइटी में, आज भी हमारी कंट्री में जो इक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसमें जो फर्स्ट इशू है वो है पॉवर्टी। हाँ जी, पॉवर्टी के बेसिस पे आज भी हमारी कंट्री में जो इक्वालिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें हम डिस्कस करेंगे कांता स्टोरीज़ को। तो ये जो कांता है ये एक डोमेस्टिक वर्कर है, मीन्स ये किसी के घर में काम करती है साफ़ सफाई का। तो ये क्या नोटिस करती है कि जब ये वोट देने जाती है तब तो सबको इक्वली देखती है। जिनके घर ये जॉब कर रही होती है, काम कर रही होती है, वो रिच होते हैं, वो भी उसी लाइन में खड़े होते हैं, वोट दे रहे हैं। ये एक डोमेस्टिक वर्कर है, पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, ये भी वोटिंग लाइन में खड़ी है। तो यहाँ पे क्या नोटिस किया हमने इस वोटिंग लाइन में कि सभी इक्वल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल कर दिया। लेकिन अब दूसरी कंडीशन है, जब इनकी जो बेटी है कांता की, ये बीमार होती है, तो जब कांता हॉस्पिटल जाती है तो इसे हॉस्पिटल में काफ़ी लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता है और इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है, क्योंकि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ पे चार्जेस बहुत हाई होते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत हाई है, मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो इसीलिए कांता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है। लेकिन अभी नोटिस करती है कि वहीं अगर इसके मालिक के बच्चे बीमार होते हैं तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और उन्हें तो कोई वेट नहीं करना पड़ता, उन्हें तो तुरंत उपचार मिल जाता है, तुरंत उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। और दूसरा जो पॉइंट इन्होंने नोटिस किया वो ये कि जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, क्लीनिनेस नहीं है। और थर्ड चीज़ ये थी कि इनके पास पैसे नहीं थे, प्रॉपर अमाउंट नहीं थी अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए, जिसकी वजह से इन्हें पैसे अपनी ऑनर से बोरो करने पड़े। अब नेक्स्ट इशू है इसी में हमारा, वो है कास्ट। कास्ट के बेसिस पे आज भी हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। इसकी स्टोरी, ये स्टोरी भी बेटा आपकी बुक में दी हुई है। ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है झूठन। और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं ये एक दलित राइटर हैं। ये अपनी ऑटोबायोग्राफी झूठन में लिखते हैं कि जब ये स्कूल जाते थे तो जो इनके टीचर थे ये एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, दलित थे। तो इनके टीचर इनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे, इनको दूसरे बच्चों के साथ बैठने भी नहीं दिया जाता था और कई बार तो इनको ये कहा जाता था कि आप इन बच्चों से बिल्कुल अलग बैठोगे, आप इनके साथ बैठोगे ही नहीं। इनफैक्ट कई बार तो इनसे पूरे स्कूल की सफाई भी करवा ली जाती थी। और एक बार ऐसे ही जब ये स्कूल की सफाई कर रहे थे, इनके पिता अचानक से स्कूल में आए और इन्होंने उसको उस कंडीशन में देखा। तो इनके पिता ने उस टीचर को बहुत डांट लगाई और उन्हें समझाया कि ये जो आप कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो उनके पिता ने इनके टीचर को जो समझाया, जो उन्हें डांट लगाई, वो किस बेसिस पे लगाई? अपनी डिग्निटी के लिए। क्लियर? अब है नेक्स्ट इशू है इसी में हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसिस अंसारी। ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं ये एक सोसाइटी में जाते हैं अपार्टमेंट रेंट पे लेने के लिए। तो वहाँ पे जब ये अपार्टमेंट रेंट पे लेने के लिए कोई अपार्टमेंट देखते हैं तो फर्स्ट टाइम तो जो सारे लैंडलॉर्ड होते हैं वो इनको अपार्टमेंट रेंट पे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो इनका नेम सुनते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये तो मुस्लिम्स हैं और इनका नेम सुनते ही वो इन्हें अपार्टमेंट रेंट से देने से मना कर देते हैं। तो जो बीच में ब्रोकर होता है वो इन्हें कहता है कि आप अपना नेम चेंज कर लीजिए, और ये ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? जस्ट बिकॉज ऑफ डिग्निटी। तो अब ये जो डिग्निटी है ये क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? डिग्निटी रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड पर्सन एज वर्दी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। मीन्स जैसे हम चाहते हैं कि
हमें दूसरे अच्छे से ट्रीट करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, तो ऐसे ही हमें भी दूसरों को अपने इक्वल ट्रीट करना है, उनकी रिस्पेक्ट रखनी है, उनके साथ अच्छा बिहेव करना है। तो दूसरों की रिस्पेक्ट को मेंटेन करना, दूसरों को अपनी तरह की सोचना, तो ये डिग्निटी है। मीन्स दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना, उसकी वैल्यू को समझना। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ डिग्निटी। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं ताकि ये जो इक्वालिटी है हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में, इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जो फर्स्ट प्रोविज़न प्रोवाइड किया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। इट मीन्स जो हर व्यक्ति है हमारे देश में वो कानून की नज़र में समान है, चाहे वो कंट्री का पीएम हो या कांता की तरह कोई डोमेस्टिक वर्कर हो, तो कानून की नज़र में सब इक्वल है। नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है इसी में, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस एंड कास्ट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है हमें, ये बताता है कि हमारा संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, उसकी कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग होटल्स, पार्क्स, मार्केट्स, वेल्स। तो गवर्नमेंट के जितने भी प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, सभी सिटीज़न को राइट है कि वो वहाँ पे जा सकते हैं, चाहे वो होटल्स हों, पार्क हों, टेम्पल्स हों, वेल्स हों और मार्केट हों। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मेन चीज़ की है अनटचेबिलिटी, ये एक बहुत ही पुराना सिस्टम है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा था, इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है ताकि हम हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी को मेंटेन कर सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक है टू वेज इन विच गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से तरीके अपनाए कि जो इक्वालिटी है इसे हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो फर्स्ट मेथड है थ्रू लॉज। हमारे देश में ऐसे कानून बनाए हैं जिनसे इक्वालिटी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है ताकि लोग एक दूसरे के साथ बुरा बिहेव ना करें। सेकंड पॉइंट है थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स। हमारे देश में गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स और स्कीम्स चलाई हैं ताकि इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसी में से एक एग्जाम्पल है मिड डे मील स्कीम। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी इंडिया की फर्स्ट स्टेट तमिलनाडु में 2001 में। अब इस स्कीम के अंदर क्या है, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का मेन मोटिव यही था कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते थे वो स्टडी पे फोकस नहीं कर रहे थे। वो क्या करते थे, उनका जो लंच ब्रेक होता था वो घर चले जाते और उसके बाद स्कूल में वापस ही नहीं आते, जिससे बच्चों की अटेंडेंस कम हो रही थी और भूखे पेट होने के कारण बच्चे स्टडी पे अच्छे से कंसंट्रेशन भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसी के लिए इस सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की, मिड डे मील स्कीम। इस स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों को लंच प्रोवाइड किया जाने लगा और इसका रिज़ल्ट ये रहा कि स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस थी वो भी इंक्रीज़ हो गई और साथ में बच्चों को अच्छा खाना मिलने लगा। खाना अच्छे से खाएंगे बच्चे तो वो स्टडी पे भी अच्छे से फोकस करने लगे, कंसंट्रेशन करने लगे। और इस स्कीम के तहत आप इस पिक्चर में देख सकते हो जैसे सभी बच्चे साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो इससे बच्चों को इक्वालिटी की भी शिक्षा मिल रही थी कि हमें सबको इक्वल मानना है, सबके साथ इक्वल बिहेव करना है। तो ये हमारी गवर्नमेंट की स्कीम थी जो काफ़ी सक्सेसफुल रही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। जो दूसरी डेमोक्रेसीज कंट्री हैं हमारे इंडिया की तरह, क्या वहाँ भी इक्वालिटी के इश्यूज हुए हैं? अगर हुए हैं तो वो कैसे इश्यूज हुए हैं? तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे यूएसए का। तो यूएसए में क्या होता था, पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनके जो एनेस्टर्स थे वो अमेरिका में एज अ स्लेव लाए गए थे बहुत सालों पहले।
तो वो वहीं रह गए थे, तो जिसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन्स को वो एज अ स्लेव ही ट्रीट करते थे। तो ये एक स्टोरी है, इसमें है रोज़ा पार्क्स। ये एक लेडी है, ये एक दिन बस से जा रही थी और वहाँ पे अमेरिका में रूल था कि अगर कोई वाइट जो अमेरिकन है वो बस में आ रहा है और कोई अफ्रीकन वहाँ पहले से बैठा हुआ है तो उसे अपनी सीट उस अमेरिकन को दे देनी होती है। लेकिन जो रोज़ा पार्कस है उस दिन वो बहुत थकी हुई थी, तो उन्होंने उस वाइट को, उस अमेरिकन को अपनी सीट देने से इनकार कर दिया। तो जिसके लिए एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसे हम सिविल राइट मूवमेंट कहते हैं। और इसी को शांत करने के लिए, क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेशन की तरह था, लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनके कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, इन सब को रोकने के लिए एक सिविल राइट एक्ट पास हुआ 1964 में, जिसने किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 1 सिविक्स में। तो आइए जानते हैं आज के चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया है इक्वल राइट टू वोट। इसमें हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे सभी इंडियन सिटीज़न को इक्वल करने की कोशिश की है, सभी को इक्वल वोटिंग राइट दिया है। और ये वोटिंग राइट किनके पास है? जिनकी एज 18 ईयर्स ओल्ड है या फिर जो इससे ऊपर की एज वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। इसमें हमने देखा कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आज भी हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। और इसमें हमने वो इश्यूज़ डिस्कस किए ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और जो नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है, इसमें हमने समझा डिग्निटी क्या होती है और इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। और थर्ड टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो इक्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको लागू करवाने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से प्रोविजंस प्रोवाइड किए हुए हैं। और लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि जो दूसरी डेमोक्रेसीज कंट्री हैं, और इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था यूएसए का, वहाँ पे हमने देखा कि कैसे सिविल राइट मूवमेंट हुआ और उस मूवमेंट को शांत करने के लिए सिविल राइट एक्ट पास किया गया। तो जैसे हमारी कंट्री में इक्वालिटी के इश्यूज़ होते हैं तो दूसरी कंट्री में भी इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 1 सिविक्स में। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।